तो राम राम भाई शारन है। तो आज हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, जो कि भाई हम इसको पढ़ने का एक वो सीरीज़ या पैटर्न रखेंगे। जो कि ऐसे है कि पहले हम इसके बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स पढ़ने के बाद बेसिक्स में क्या है, इस शुरुआत, इतिहास, और फिर इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी और इसके उद्देश्य, ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्यों को। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक दूसरे से रिलेट करके इन्हें समझ सकते हैं। रटने के बजाय हम इन्हें समझेंगे, जिससे हमें यह लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे। तो शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य, अगर हमें देश से कुछ अधिकार मिलते हैं तो क्या हमारी देश के प्रति कोई जिम्मेदारी भी होती है? अगर हाँ कहेंगे तो हम उन्हीं जिम्मेदारियों को एक कर्तव्य मानते हैं। और उनमें से भी कुछ मूल कर्तव्य, यानी कि जो मूल जड़ होती है कि एक जिम्मेदार नागरिक को इन कर्तव्यों को निभाना ही निभाना चाहिए, उन्हें ही मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कहा गया है। तो ये मूल कर्तव्य क्या 1950 से ही हमारे संविधान में है या इन्हें बाद में जोड़ा गया है? 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो मूल कर्तव्य नहीं थे, केवल मूल अधिकार थे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी थे। तो ऐसा क्या हुआ 1950 से 1976 के बीच कि हमारे देश को मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड करना पड़ा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह कर्तव्य जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य नहीं थे, परंतु कुछ ऐसे कानून थे जो सरकार ने पहले से बना रखे थे। उन्हें ही एक समिति बनाई गई और उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य का आधार बनाया। जो कानून पहले बनाए गए थे 1950 से 1976 के बीच, उन्हीं कानूनों को स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों का आधार बनाया। हाँ, इसकी अवधारणा जरूर रूस से ली गई, लेकिन जो 8 कर्तव्य थे वो भारतीय कानूनों के आधार पर बने थे। इसके साथ समिति ने इन कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान भी करने की अपील सरकार से की थी, लेकिन सरकार ने इस अपील को पूरी तरह से खारिज किया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि नागरिकों के ऊपर कर्तव्य के रूप में जिम्मेदारियां थोपी जाएं। क्योंकि अगर दंड दिया जाएगा तो वो थोपना ही हो गया ना एक तरह से। तो सरकार ने इस अपील को खारिज किया और सरकार ने 8 मौलिक कर्तव्यों की जगह 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़े। ठीक है। इसके बाद 1999 में वर्मा समिति ने, वर्मा समिति जो कि आपके इस पेज पे दिख रही होगी आपको यहाँ पर, वर्मा समिति की सिफारिश, वर्मा समिति ने कोई सिफारिश नहीं की, बल्कि उसने 1999 में उन कानूनों का संग्रहित किया या फिर उन कानूनों को प्रस्तुत किया एक साथ मिलाकर, जिनके आधार पर मौलिक कर्तव्यों बनाया गया था। तो उन्हीं कानूनों के आधार पर मौलिक कर्तव्य बने थे। इसके बाद 3 साल बाद ही 86वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, 2002 में हुआ। उसमें एक मौलिक कर्तव्य और ऐड किया गया, और यह हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार में भी इसे शामिल किया गया है। और यह हमारे नीति निर्देशक तत्व में भी शामिल है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि इसमें लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य होना चाहिए। यह जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर कोई बच्चा यह ही नहीं समझेगा या फिर उसे कुछ पढ़ना ही नहीं आएगा, तो वह अपने मौलिक कर्तव्यों की जानकारी कैसे रखेगा? इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था कि सरकार ने मौलिक कर्तव्य जोड़े?
क्यों जोड़े भाई सरकार ने मौलिक कर्तव्य? ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि सरकार को मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा? सरकार ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? तो इसका एक बेसिक यह समझना कि आज़ादी से पहले या फिर आज़ादी के बाद हम भारत देश के नागरिक, जैसे हम समाज में रहते हैं, तो पहले भी जो आज़ादी के बाद में भी भारतीय नागरिक बहुत कम ऐसे लोग हैं जो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। चाहे सरकार कोई भी कानून बना ले, वो उस कानून के प्रति जागरूक ही नहीं है। जो जिम्मेदारियां थी नागरिकों की, वो सरकार ने इन मौलिक कर्तव्यों के जरिए दिखाना चाहा या बताना चाहा नागरिकों को। और हाँ, यह सीधे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यह सीधे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यानी इसका क्या अर्थ है? यह, अगर कोई व्यक्ति है, वो सार्वजनिक वस्तुओं को हानि पहुंचा रहा है और आप उसे देख रहे हैं, तो आप उसके ऊपर सीधा कोर्ट में केस नहीं कर सकते। न्यायाधीश है, वो अपने फैसलों को सुनाने में या फिर कानूनी सहायता में इनकी सहायता ले सकते हैं। तो मैंने आपको इसके इतिहास और वर्मा समिति के बारे में बताया। अब हम अब हम इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। मौलिक कर्तव्य हम यहाँ से शुरू करेंगे और बाद में इसको पढ़ेंगे, और इसके बाद हम इन्हें इन्हें नहीं इन्हें पढ़ेंगे, और लास्ट में हम इनको पढ़ेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आज मैं ये पूरी तरह समझा के जाऊँ और आप इससे एक अच्छा आउटपुट निकाल पाएँ। बाद में हम 4 से 5 क्वेश्चन भी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। स्रोत। स्रोत यह कहाँ से लिए गए हैं? यह अवधारणा तो रूस से ली गई है, लेकिन मैंने आपको बताया था यह अवधारणा रूस से ली गई है, लेकिन हमारे जो कानून थे 1950 से, जैसे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो यहाँ पर लिख रखा है, यह हुआ, या फिर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 हुआ। इन्हीं कानूनों को देखकर स्वर्ण सिंह समिति ने, जो कि हमें संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई दी, तो उन्हें ही हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। हाँ, जैसे यह सोवियत संघ में भी है, वहाँ पर दंड का प्रावधान भी है मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। दूसरा, प्रस्तावित स्वर्ण सिंह समिति, जो मैंने आपको बता दिया कि इसने 1950 से 1976 के बीच में जितने भी कानून बने, या फिर कुछ ऐसे भी थे जो कानून बाद में बने हैं, लेकिन उनके बारे में चिंतन स्वर्ण सिंह समिति ने स्वयं कर उन्हें मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत रखा। जैसे कि ये 1980 में वनों की कटाई पर रोक। वनों की कटाई पर रोक हमें कौन से मौलिक कर्तव्य और किसके बारे में जानकारी देती है? वनों की कटाई पर रोक हमें पर्यावरण की रक्षा के बारे में जानकारी देती है, जो कि हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन सा मौलिक कर्तव्य है और कैसे हमें याद करना है। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे कि यह संवैधानिक उपबंध। ठीक है, संवैधानिक उपबंध यह संविधान में कब ऐड किया या कहाँ पर ऐड किया गया? यह भाग 4A, जो कि भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन यह भाग 4A में ऐड किया गया। संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में ऐड किया गया, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि यह हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य है। न्यायालय में परिवर्तनीयता। न्यायालय में परिवर्तनीयता, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है कि व्यक्ति ने इसका उल्लंघन किया और हम कोर्ट में उसके विरुद्ध केस लेकर पहुंच गए, तो ऐसा नहीं कर सकते। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा।
वर्मा समिति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब इनके जो मेन मेन जो कानून थे, अधिनियम थे, उन्हें एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे हमें कुछ बेसिक जानकारियाँ मिल जाएंगी। और इन्हीं कानूनों को ऐड करके मौलिक कर्तव्य बनाए गए थे, आपको यह याद रखना है। जैसे मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, धर्म के आधार पर व्याख्या, यानी कि कोई धर्म या फिर जाति या फिर किसी के आधार पर किसी भी चीज़ का वर्चस्व नहीं होगा लोक प्रतिनिधित्व में। यानी कि जो भी प्रतिनिधि होगा वह बिल्कुल अ, एक समान नागरिक माना जाएगा, जो कि किसी धर्म जाति के वर्चस्व से के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत तौर पर एक नागरिक माना जाएगा, जो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा बाद में। ठीक है। तो हमें जाति या धर्म के आधार पर नहीं लड़ना चाहिए। सेकंड देखते हैं, जो कि 1955 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया 1955 में। सिविल का अर्थ है नागरिक अधिकार संरक्षण, यानी कि नागरिकों के कुछ अधिकारों का संरक्षण करना है। देखिए, इसमें भी बताया गया है जाति व धर्म अपराध हेतु दंड। जैसे कि 19वीं सदी या फिर इससे पहले भी जो छोटी जातियाँ थी या फिर अल्पसंख्यक धर्म वाले थे, उन्हें जो बहुसंख्यक है उनके उनसे प्रताड़ित किया जाता था। यानी कि जो छोटी जाति वाले लोग थे वो बड़ी जाति वालों के साथ बैठ नहीं सकते, उनके घर पे अ, उनसे अलग व्यवहार किया जाता था, या फिर उन्हें छोटा समझा जाता था समाज में। उन्हें वो सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध होती थी जो एक बड़ी जाति या धर्म वाले को होती थी। तो उसी के संरक्षण में सरकार ने यह अधिनियम पास किया था। ठीक है। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत यह बताया 1971 में कि राष्ट्रीय गौरव की जो चीज़ें हैं, जैसे राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, या फिर हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, या फिर राष्ट्र के गौरव को जो बढ़ाता है, जैसे कि राष्ट्र के सम्मान का जो प्रतीक है, उसका अगर कोई अनादर करेगा, उसका अगर कोई अनादर करेगा, जैसे कि राष्ट्रगान हो रहा है और आप ऐसे ही घूम रहे हैं, आप उसका अनादर ही कर रहे हैं ऐसे, तो यह अधिनियम स्पेशल ऐसे लोगों के लिए था जो राष्ट्रीय हित को अपमानित करते हैं, उसके लिए था। 1971 में यह आया था। हाँ, इसके बीच में एक और अधिनियम था जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, जो 1972 में आया था, जिसके तहत बाद में टाइगर रिजर्व केंद्र खोले गए, या फिर राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य शुरू किए गए, जिससे हमारे वन्य जीवों को संरक्षण मिल सके। वो 1972 में आया था, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। इसके बाद विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1976। इसमें बताया गया विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम कि विधि के विरुद्ध अगर कोई संगठन बनाता है या समूह बनाता है जो कि गैर कानूनी बनाया गया है, तो उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, इस अधिनियम के तहत। संरक्षण अधिनियम 1980, वनों की कटाई पर रोक। इसके बारे में हमने अभी तो बात की थी। वनों की कटाई पर रोक यह हमारे पर्यावरण की रक्षा के मौलिक कर्तव्य का आधार बना। तो यह वही है। आपराधिक कानून। आपराधिक कानून, यह यहाँ पर डेट मेंशन नहीं की गई है, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि मूल वंश, भाषा, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव करने पर दंड। यानी कि मूल वंश, जो आपका वंश है, जिस वंश के आप आगे बढ़ा रहे हैं, वंश को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसके आधार पर आपसे कोई भेदभाव कर रहा है, या भाषा के आधार पर आपसे कोई भेदभाव कर रहा है, या जन्म स्थान जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उसके आधार पर, या फिर धर्म के आधार पर आपसे भेदभाव कर रहा है, तो उससे दंड अवश्य मिलेगा। तो इसके बारे में, तो ये सारे अधिनियम जो हैं वो
मौलिक कर्तव्यों का आधार बने। अब आगे चलते हैं, जो कि हमने देखा है कि हम पहले सीरीज में इन्हें पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं। देखिए, मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ाते हैं। मौलिक कर्तव्य कैसे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ाते हैं? क्योंकि मौलिक कर्तव्य क्या है कि अगर नागरिक अपने कर्तव्यों को समझेंगे तो वह अपने देश की अखंडता को बनाने में और राष्ट्र में एकता को फैलाने में सक्षम रहेंगे। अगर नागरिक जागरूक ही नहीं है अपने कर्तव्यों के प्रति, तो वह अपने देश में भी एकता और अखंडता को नहीं बना सकता। अखंडता यानी कि देश में टुकड़ों में खंडता यानी कि टुकड़ों में बटा हुआ, और अखंडता की वह अखंड है। जैसे कि अखंड भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, जो आज का हमारा भारत है, बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ तक फैला हुआ था, तो वह अखंड भारत था। और आज हमारा भारत जो है वो खंड भारत है, तो इसे ही अखंडता बोला जाता है। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है संविधान संवैधानिक मूल्यों की रक्षा। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कैसे करता है मौलिक कर्तव्य? जैसे कि संविधान में लिखा हुआ है कहीं पर कि नागरिकों को यह करना चाहिए, जैसे कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। तो यह कहाँ पर लिखा गया है? आर्टिकल 21 के ए में लिखा गया है यह। तो हमें तो यह संवैधानिक है ना, कि मूल अधिकार में लिखा गया है, तो मौलिक कर्तव्य उन संवैधानिक मूल्यों की रक्षा भी तो कर रहा है ना। तो ऐसे ही यह संवैधानिक मूल्यों की रक्षा भी करता है। लोकतंत्र और नागरिक नैतिकता का सुदृढ़ीकरण। इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र में क्या है? सभी नागरिकों को समान समझा जाएगा, और उन्हें भी एक भारतीय नागरिक होने पर गर्व हो, ऐसा उन्हें फील कराया जाएगा। या फिर जनता के आधार पर, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है कि जनता जनता जो अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उस उसे लोकतंत्र कहा जाता है। तो लोकतंत्र तो यह हो गया। और नागरिक नैतिकता का सुदृढ़ीकरण। नैतिकता क्या होती है? जो आजकल चल रहा है, सिविक सेंस या फिर एथिक्स जो होते हैं, नैतिक भाव, उन्हें ही हम नैतिकता बोलते हैं। जो कि भारतीय नागरिकों में आपको भी देखने को मिलता होगा कि हम गली में कहीं पर भी जा रहे हैं, अगर कूड़ा गिरा हुआ देखते हैं तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं या फिर अपने कर्तव्यों को नहीं समझते। वो अनैतिक भाव होता है। और नैतिकता क्या होती है? जैसे कि गली में अगर कहीं पर भी कूड़ा कचरा दिखता है तो हम उसे एक डस्टबिन में डालते हैं, या फिर हमारे गांव में या हमारे शहर में उसके खिलाफ हम सफाई वालों के खिलाफ, या फिर कहीं पर भी जो जिला अधिकारी है या फिर गांव में कोई अधिकारी है, उन्हें बताते हैं, वो इस चीज़ का समाधान कराते हैं। तो इसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, तो हम एक नैतिकतावादी या फिर नैतिक नागरिक कहलाएंगे। ठीक है। तो इससे हमारा सुदृढ़ीकरण, यानी कि हम दृढ़ यानी कि कठोर होंगे या अच्छे होंगे। इस मौलिक कर्तव्यों का अगर हम पालन करेंगे तो हमारी नागरिक नैतिकता में बढ़ावा मिलेगा हमें, यह बताना चाहते हैं। इससे आगे यह देखेंगे, न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक व्याख्या में उपयोगी। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर, देखिए, कानूनी व्याख्या में सहायक। मैंने यह बताया था कि जब न्यायाधीश अपना कोई फैसला सुनाता है या फिर न्यायालय में कोई संवैधानिक व्याख्या देनी है, वहाँ पर हम मौलिक कर्तव्यों का उपयोग कर सकते हैं। बताया था ना मैंने आपको, तो यह वही है। अब आगे चलते हैं। केवल भारतीय नागरिकों पर लागू। यह बात आपको याद रखनी है, क्योंकि यह क्वेश्चन मैंने एग्ज़ाम में देखा है कि मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं। ऑप्शन में केवल भारतीय नागरिक, या फिर विदेशी पर, भारतीय और विदेशी दोनों पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा मिलेगा आपको। लेकिन आपको यह याद होगा कि भारतीय नागरिक पर ही लागू होगा, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं।
हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, मौलिक कर्तव्यों का ध्यान रखेंगे, हमें बाहर वालों से कोई मतलब नहीं है, तो इसे तो हम आसानी से याद रख सकते हैं। और यह क्वेश्चन भी बनता है, इस पे स्टार लगा लो बेशक। अब आगे, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं, वाद योग्य नहीं, यह हमने पढ़ लिया है। संविधान के मूल ढांचे का अंग, यह यह मूल ढांचे का अंग किस प्रकार है? यह इस प्रकार है कि संविधान के मूल ढांचे का अंग, यह 1950 में संविधान में नहीं था। तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि माना जाता है कि न्यायपालिका इसे मूल ढांचा ही मानती है, क्योंकि वह इसका उपयोग कई बार करती है। मूल ढांचा यानी कि मूल संविधान से नहीं है, लेकिन मूल जो जो मूल होता है, अर्थात जो बेस होता है, वो संविधान का मौलिक कर्तव्य भी है। क्योंकि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान की ऐसी कड़ी है, अगर इसका प्रयोग नागरिक नहीं करेंगे तो हमारे देश का विकास होना थोड़ा कठिन है। तो इसलिए न्यायपालिका भी इसका प्रयोग अपने कानूनों के फैसलों में करती है, और कई बार इसे मूल ढांचे के रूप में भी बताया गया है। भारतीय परंपरा, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित। भारतीय परंपरा, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित, इसके बारे में हम मौलिक कर्तव्य जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं। भारतीय परंपरा, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित, तो आप समझ ही गए होंगे भारतीय परंपरा क्या है, धर्म क्या है एवं पद्धतियाँ क्या हैं, वो तो आप समझते ही हैं। मौलिक कर्तव्य की सूची, तो यहाँ हम पढ़ेंगे पहला मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है। पहला मौलिक कर्तव्य हमारा है संविधान का पालन करना और राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। तो अगर हम कोई भी देश देश के संविधान के लिए कोई भी कानून बनाएंगे, तो उसमें हम पहले राष्ट्र के गौरव की ही तो बात करेंगे, और पहले राष्ट्र ही तो आएगा। नागरिकों से पहले राष्ट्र की भूमिका होती है, और राष्ट्र की भूमिका अगर पहले होती है तो पहला मौलिक कर्तव्य भी तो राष्ट्र का ही होगा। तो वहीं हमारा कर्तव्य है कि संविधान का पालन करेंगे। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, तो संविधान ही पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का हम पालन करेंगे। और राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज, जो कि राष्ट्र गौरव के प्रतीक हैं, उनका भी हम सम्मान करेंगे। तो पहले में तो यह बताया गया है, जो कि एक शॉर्ट, अगर हम चित्र से समझना चाहें तो वो एक तिरंगे से समझ सकते हैं, जो कि हमारे राष्ट्र का गौरव है। ठीक है। सेकंड सेकंड में बताया गया है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन। वो आपको चित्र देखकर पता चल गया होगा कि आदर्शों का पालन यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा चला 1857 से 1947 तक, ऐसा स्वतंत्रता संग्राम जो हमें बहुत से आदर्श देता है। आदर्श यानी कि हमें समझ देता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए देश में एक अच्छे नागरिक के लिए, ऐसा उपयोगी है, ऐसा नहीं है। तो उन्हीं आदर्शों का पालन करना देश के लिए बहुत उपयोगी भी है और नागरिकों के लिए भी। तो यह भी सेकंड जो ये है, इसमें सेकंड मौलिक कर्तव्य है, उसमें देश के आदर्श, मतलब कि जो स्वतंत्रता मिली है उसके आदर्शों का पालन करना है। तो अगर हम देखें कि पहले में तो जो बेसिक है संविधान का पालन करना है वो बताया गया है, क्योंकि संविधान में ही तो जोड़े गए हैं, तो पहले में संविधान का पालन। सेकंड में जो देश को स्वतंत्रता मिली उसके जो आदर्श थे उनका पालन करना पड़ेगा नागरिकों को, यह कहा गया है। थर्ड थर्ड में आपको दिख गया होगा कि कैसे ये सब मिलकर खड़े हैं। तो देश में भारत की, यहाँ पर क्या लिखा गया, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। देखिए, पहले में संविधान, सेकंड में उसके आदर्शों का पालन, तीसरे में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाना। यानी कि तीनों जो मौलिक कर्तव्य हैं पहले, वो देश के हित में ही बात की गई है, जो ऊपर का लेवल है।
उसी के बारे में बात की गई है। अखंडता की रक्षा, यह आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देश की रक्षा करना, यानी कि अगर हम देश में कहीं पर भी हैं और हमारे देश के अहित के लिए सोचा जा रहा है, तो वहाँ पर हमें अपना सहयोग देना चाहिए। और अगर जो कि आज से 1947 के बाद जब सेना में पहले जो जवान होते थे गाँव में या शहरों में, उन्हें पकड़कर ऐसे ही भर्ती कर लिया जाता था, जो कि आजकल परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है, लेकिन पहले ऐसे ही भर्ती किया जाता था। तो उसी तरह से यह लिखा गया है कि आह्वान किए जाने पर, कि अगर देश के रक्षा के लिए आपसे आह्वान किया जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है, तो आपको वहाँ पर जाना चाहिए, राष्ट्रीय सेवा प्रदान करनी चाहिए। और यह सही भी है। फिफ्थ फिफ्थ में आपको बताया गया है कि अगर आप देश की रक्षा करने जा रहे हैं और आपके अंदर समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना नहीं है, तो आप वहाँ पर भी आप देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे, देश की एकता पे प्रभाव डालेंगे आप। तो अगर आप समरसता और सम्मान भ्रातृत्व, यानी कि भाईचारे की भावना फैलाते हैं अपने देश में और सब में मिलजुल कर रहते हैं, समरसता यानी कि सबके अंदर मिलजुल कर भावना का निर्माण करते हैं, तो आप एक अच्छे नागरिक हैं, यही बताया गया है। सामाजिक संस्कृति की परंपरा का महत्व समझाना और संरक्षण प्रदान करना, जो कि हमने यहाँ पर लास्ट पॉइंट देखा था, वो इसी से रिलेटेड था। भारतीय परंपरा, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित, जो कि सिक्स्थ मौलिक कर्तव्य जो है उससे रिलेटेड है। सामाजिक संस्कृति की परंपरा का महत्व समझना, जो हमारी संस्कृति है हमें उसका महत्व समझना चाहिए। और हमारी परंपराएं जो हैं, पुरानी जो परंपराएं चलती आ रही हैं, उनका भी महत्व समझना चाहिए और उन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहिए, उन्हें हमें बचा कर रखना चाहिए। ये नहीं जैसे आजकल हम कोई भी त्योहार है या फिर कोई परंपरा है हमारी या फिर संस्कृति है, हम उसे भूलते जा रहे हैं, एक अपने काम के पीछे ही लगे हुए हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, काम के पीछे लगो, लेकिन हमारी देश की संस्कृति और परंपरा का महत्व बनाए रखना चाहिए हमें। ठीक है। सेवंथ सेवंथ हमें बताता है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण प्रदान करना, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जो इससे रिलेटेड है। प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना, यह तो आप समझ ही गए होंगे। प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना, हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई कूड़ा कचरा ऐसे ही फैला रहा है और हमारे प्रकृति को गंदा कर रहा है, तो ऐसा ऐसा भी नहीं होने देना चाहिए, हमें उसके खिलाफ कंप्लेन अवश्य करनी चाहिए। आठवां, अगर हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक यानी कि आधुनिक तरीके से नहीं है, जो आज हमारा होना चाहिए दृष्टिकोण, अगर वो नहीं है, तो हम पीछे हमने जितने भी मौलिक कर्तव्य पढ़े हैं, हम उन कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट है, तो कनेक्ट करके ही पढ़ोगे ना, तभी बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। ऐसे आप भूल जाएंगे, आप इन्हें सीरीज में नहीं लगा पाएंगे। तो कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए एक दूसरे को। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद तथा ज्ञानार्जन का विकास, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर एक चीज़ को देखना चाहिए और हमें सभी को यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही समझाना चाहिए, जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं। अगर हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा, तो हम सार्वजनिक संपत्ति की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे, प्राकृतिक पर्यावरण को भी संरक्षित नहीं कर पाएंगे, बच्चों को शिक्षा भी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही नहीं है, तो हम ये ये थोड़ी ना सोचेंगे कि हमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी चाहिए, ये थोड़ी ना सोचेंगे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है, जो कि 51A के 8 में है। ठीक है। तो 9 में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा
करनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की कहीं पर कुछ चीज़ रखी है जो कि सरकार ने या फिर सभी जनों के लिए या फिर सभी लोगों के लिए सरकार ने उपलब्ध कराई है और आप वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक अपनी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता ही करता है, तो हमें भी करनी चाहिए। उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास। उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास क्या है? हमें अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझ में आया तो हम सार्वजनिक वस्तुओं की भी रक्षा करेंगे, और अगर हम सार्वजनिक वस्तु की रक्षा करेंगे तो हमारा देश भी तो उत्कर्ष की ओर बढ़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा, उन्नति ही होगी। और देश उन्नति की ओर बढ़ेगा तो वहाँ के नागरिक ऑटोमेटिक उन्नति की ओर बढ़ेंगे। तो उत्कर्ष की ओर बढ़ना भी एक मौलिक कर्तव्य है। और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, जो कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया, और उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो यह तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्यों जोड़ा और किस लिए जोड़ा, जो कि हमने पीछे से भी इसको समझा है। अब हम एक लाइन कैसे याद रखें, यह सोचना होगा हमें। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जो कि फौजियों से या फिर आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़ाई की उनसे रिलेट करके हम इन्हें याद रख सकते हैं। तो ट्रिक लिखिए, संविधान क्यों बना, पहला इसमें शामिल हो गया, क्योंकि यह लाइन एक लाइन है तो इसे रेगुलर या कंटिन्यू लिखते रहिए। संविधान क्यों बना? क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम हुआ जिससे भारत संप्रभु भारत बना। संप्रभु बनते ही देश की रक्षा के लिए हमें जवानों की ज़रूरत थी, और जवानों के लिए देश के राष्ट्रीय सेवक आह्वान करने पर बॉर्डर पर पहुँचे, और बॉर्डर पर पहुँचते ही उन्होंने भाईचारे की भावना का निर्माण किया, जिसकी वजह से आज हमारी संस्कृति बची हुई है, हमारा पर्यावरण बचा हुआ है। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए रखा, जिससे आज हमारी सार्वजनिक संपत्ति भी बची हुई है और देश उन्नति और उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। तो यह थी एक ट्रिक। और 11th जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसे आपको एक इंडिविजुअल याद रखना है, क्योंकि इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे आपको याद रखना ही रखना होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय।